सुने कहानी पर आप सभी का स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि बल्टी से मिलने के बाद चंदर के मन में गहरा परिवर्तन आ चुका था। जब सुधा घर आई थी तब जैसे तैसे उसे कुछ शांति का अनुभव हुआ था, लेकिन उसके वापस जाते ही फिर से चंदर के मन में संपूर्ण नारी जाति के लिए कटुता का भाव उत्पन्न हो गया। इस क्रम में उसने बिनती को भी अपने कटु व्यवहार से बिना वजह ही बड़ा दुखी किया। फिर बिनती तो शादी के लिए गांव चली जाती है। अंत में सुधा उसे अपने खत से स्वयं की कठिन परिस्थितियों से अवगत कराती है, पर चंदर इतना कठोर हो चुका है कि इन सब का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे। नवंबर का एक खुशनुमा विहान, सोने के कांपते तार सुबह की ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश एक छोटे बच्चे के नीलम नैनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियां शरद के फूलों से भर गई थी और एक नई ताजगी मौसम और मन में पुलक उठी थी। चंदर अपना पुराना कत्थई स्वेटर और पीले रंग के पश्मीने का लंबा कोट पहने लॉन पर टहल रहा था। छोटे छोटे पिल्ले धूप पर किलोल कर रहे थे। सहसा एक कार आकर रुकी और पम्मी उसमें से कूद पड़ी और कुआरे हिरण की तरह दौड़कर चंदर के पास पहुंच गई। हेलो माय बॉय, मैं आ गई। चंदर कुछ नहीं बोला। आओ ड्राइंग रूम में बैठो, उसने उसी मुर्दा सी आवाज में कहा। उसे पम्मी के आने की कोई प्रसन्नता नहीं थी। पम्मी उसके उदास चेहरे को देखती रही, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या? नहीं तो, आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। अकेला घर है, उसने उसी फीकी आवाज में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ है और डॉक्टर शुक्ला? वे लोग मिस बिनती की शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी शादी भी हो गई? डैम इट, जैसे ये सभी लोग पागल हो गए हैं। बर्टी, सुधा, बिनती, सभी के सभी। और मिलते जुलते क्यों नहीं तुम? यूं ही मन नहीं होता। ओहो, समझ गई, जो मुझे 3-4 साल पहले हुआ था। कुछ निराशा हुई है तुम्हें? पम्मी बोली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कहना मत अपनी जबान से, है ना? स्वीकार कर लेने से पुरुष का गर्व जो टूट जाता है। खैर, यही तो तुम्हारे चरित्र में मुझे प्यारा लगता है। यह ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या करती रही तुम? चंदर ने पूछा। योग साधन, पम्मी ने हंसकर कहा। जानते हो, आजकल मसूरी में बर्फ पड़ रही है। मैंने कभी बर्फ के पहाड़ नहीं देखे थे। अंग्रेजी उपन्यासों में बर्फ पड़ने का जिक्र सुना था, सोचा देखती जाऊं। क्या कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते थे? मन नहीं होता था। अच्छा, बर्टी की शादी कब होगी? चंदर ने बात टालने के लिए कहा। हो भी गई, मैं आ भी नहीं पाई कि सुनते हैं कि जेनी एक दिन बर्टी को पकड़कर खींच ले गई और पादरी से बोली, अभी शादी करा दो। उसने शादी करा दी। लौटकर जेनी ने बर्टी का शिकारी सूट फाड़ डाला और अच्छा सा सूट पहना दिया। बड़े विचित्र हैं दोनों। एक दिन सर्दी के वक्त बर्टी स्वेटर उतारकर जेनी के कमरे में गया तो मारे गुस्से के जेनी ने सिवा पतलून के सारे कपड़े उतारकर बर्टी को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो जब से आई हूं रोज नाटक देखती हूँ। हाँ देखो, यह तो मैं भूल ही गई थी। और उसने अपनी जेब से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति निकालकर मेज पर रखी। एक भोटिया औरत इसे बेच रही थी। मैंने इसे मांगा तो वह बोली, यह सिर्फ मर्दों के लिए है। मैंने पूछा क्यों? तो बोली, इसे अगर मर्द पहन ले तो उस पर किसी औरत का जादू नहीं चलता। वह औरत या तो मर जाती है या भाग जाती है या उसका ब्याह किसी दूसरे से हो जाता है। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेती चलूं। चंदर ने देखा, वह अवलोकितेश्वर की महायानी मूर्ति थी। उसने हंसकर उसे ले लिया, फिर बोला, और क्या लाई अपने लिए? अपने लिए एक नया रहस्य लाई हूं। इधर देखो, मेरी ओर। मैं सुंदर लगती हूँ? चंदर ने देखा, पम्मी 18 साल की लड़की सी लगने लगी है। चेहरे के कोने भी जैसे गोल हो गए थे और मुंह पर बहुत ही भोलापन आ गया था। आंखों में कुआरापन आ गया था। चेहरे पर सोना और केसर, चंपा, हरसिंगार घुल मिल गए थे। सचमुच पम्मी, लगता है जैसे कुमारी लौट आया है तुम पर तो। परियों के कुंज से अपना बचपन फिर चुरा लाई क्या? नहीं कपूर, यही तो रहस्य लाई हूं, हमेशा सुंदर बने रहने का। और परियों के कुंजों से नहीं, गुनाहों के कुंजों से। मैंने हिमालय की छाह में एक नया संगीत सुना कपूर, मासलता का संगीत। मसूरी के समाज में घुल मिल गई थी और मादक अनुभूतियां बटोरती रही।
बिना किसी पश्चाताप के, और मैंने देखा कि दिनों दिन निखरती जा रही हूँ। कपूर, सेक्स इतना बुरा नहीं जितना मैं समझती थी। तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं देख रहा हूँ, सेक्स लोगों को उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं समझता था। नहीं चंदर, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा, मान लो जैसे तुम आजकल उदास हो और तुम्हारे सिर को इस तरह अपने गोद में रख लूं, तो कुछ संतोष नहीं होगा तुम्हें? और पम्मी ने चंदर का सिर सचमुच अपने श्वासांदोलित वक्ष से चिपका लिया। चंदर झल्लाकर अलग हट गया। कैसी अजीब लड़की है। थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों पम्मी, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्ही से पूछता हूं, क्या लड़कियों के प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? हाँ, पम्मी ने स्पष्ट स्वरों में जोर देकर कहा। लेकिन पम्मी, मैं तुमसे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया है, लेकिन शायद वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरे उसके कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है। क्या तुम इसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब पूछना, तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं तुमसे कहती थी पुरुष और नारी के संबंधों में एक अंतर जरूरी है। अब लगता है यह सब एक बुलावा है, सिर्फ बुलावा। अपने से पम्मी ने कहा। लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसी की एक सखी है, वह जानती है कि मैं उसकी सखी को प्यार करता हूं, उसे नहीं कर सकता। कहीं सेक्स की तृप्ति का सवाल नहीं, फिर भी वह मुझे प्यार करती है, इसे तुम क्या कहोगी? चंदर ने पूछा। यह तो और दूसरे ढंग की परिस्थिति है। देखो कपूर, तुमने हिप्नोटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा? ऐसा होता है कि अगर कोई हिप्नोटिज्म एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहा है और बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है जो चुपचाप यह देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वह भी हिप्नोटाइज हो जाती है। लेकिन वह एक क्षणिक मानसिक मूर्छा होती है जो टूट जाती है। पम्मी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया। एक क्षण में उसके मन का बहुत सा भार उतर गया। पम्मी, मुझे तुम ही एक लड़की मिली जो साफ बातें करती हो और एक शुद्ध तर्क और बुद्धि के धरातल से। बस मैं आजकल बुद्धि का उपासक हूं, भगवान से चिढ़ है मुझे। बुद्धि और शरीर बस यही दो आदमी के मूल तत्व हैं। हृदय तो दोनों के अंत संघर्ष की उलझन का नाम है। पम्मी ने कहा और सहसा घड़ी देखते हुए बोली, 9 बज रहे हैं, चलो 9:30 से मैटनी है, वो देख आए। मुझे तो कॉलेज जाना है, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। आज इतवार है प्रोफेसर कपूर। पम्मी चंदर को उठाकर बोली। मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी, मेरे मीठे सपने। तुमने भी मुझे इस उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है ना? और चंदर के माथे पर अपने गरम मुलायम होठ रख दिए। माथे पर पम्मी के होठों की गुलाबी आग चंदर की नसों को गुदगुदा गई। वह क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पम्मी के रेशमी फ्रॉक के गुदगुदाते हुए स्पर्श, उसके वक्ष की अलभ्य गरमाई उसके स्पर्श के जादू में खो गया। उसके अंग अंग में सुबह की शबनम ढलकने लगी। पम्मी उसके बालों को उंगलियों से सुलझाती रही, फिर कपूर के गाल थपथपाकर बोली, आओ चलो। कपूर जलकर बैठ गया। तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा और पम्मी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल, कभी उसके होठों से खेलती रही। सात चांदनी की रानी ने आखिर अपने निगाहों के जादू से सन्नाटे के प्रेत को जीत लिया। स्पर्शों के सुकुमार रेशमी तारों ने नगर की आग को शबनम से सींच दिया। उबड़ खाबड़ खंडहर के अंगों को गुलाब की पंखुड़ियों से ढक दिया और पीड़ा के अंधियारों को सीपिया पलकों से झरने वाली दूधिया चांदनी ने धो दिया। एक संगीत की लय थी जिसमें स्वर्ग भ्रष्ट देवता खो गया। संगीत की लय थी यह उद्दाम यौवन का भरा हुआ ज्वार जो चंदर को एक मासूम फूल की तरह बहा ले गया। जहां पूजा दीप बुझ गया था, वहां तरुणाई की सांस के इंद्रधनुषी समा झिलमिला उठी थी। जहां फूल मुरझाकर धूल में मिल गए थे, वहां पुखरादी स्पर्शों के सुकुमार हरसिंगार झर पड़े। आकाश के चांद के लिए जिंदगी के आंगन में मचलता हुआ कन्हैया थाली के प्रतिबिंब में ही भूल गया। चंदर की शाम में पम्मी के अदम्य रूप की छां में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पम्मी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौटता। प्यार के बिना कितने महीने कट गए थे, पम्मी के बिना एक शाम नहीं बीत पाती। लेकिन अब भी चंदर ने अपने को इतना दूर रखा था कि कभी पम्मी के होठों के गुलाबों ने चंदर के होठों के मूंगों से बातें भी नहीं की थी।
एक दिन रात को जब वह लौटा तो देखा कि अपनी कार आ गई है। उसका मन फूल उठा, जैसे कोई अनाथ भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षक की गोद के लिए तड़प उठता है। वैसे ही मैं पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था। जहां इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और नीरसता थी, वहीं हृदय के एक कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना शेष रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। वह भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब वह उनके प्रति कृतज्ञ हो। इतने बड़े हो जाने पर भी वह जब कभी डॉक्टर को देखता तो लगता था जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक की गोद में आकर निश्चिंत हो जाता है। उसने पास आकर देखा, डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे थे। चंदर दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, कन्वोकेशन हो गया तुम्हारा? डिग्री जीत लाए? जी हाँ, बड़ी विनम्रता से चंदर ने कहा। बहुत ठीक, अब डी लिट की तैयारी करो, तुम्हें जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूं, कम से कम साल भर के लिए। इतनी जल्दी? ऑफर कब आया? चंदर ने अचरज से पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते हुए कहा, अरे तुम कुछ दुबले हो रहे हो, क्या महाराजिन ठीक से काम नहीं कर रही क्या? नहीं नहीं, चंदर हंसकर बोला, बिनते की शादी ठीक ठाक हो गई। बिनते की शादी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए टहलते हुए एक बड़ी फीकी हंसी हंसकर कहा, बिनती और तुम्हारे बुआ जी दोनों अंदर हैं। अंदर है? चंदर को यह रहस्य कुछ समझ में नहीं आता था। इतनी जल्दी बिनती लौट आई? बिनती गई ही कहां? डॉक्टर साहब ने बहुत चुपचाप सिर झुकाकर कहा और बहुत करुण उदासी उनके मुंह पर छा गई। वह बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंदर का साहस नहीं हुआ कुछ पूछने का। कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी में सामान रख रही थी और बिनती बैठी सिल पर उड़द की भीगी दाल पीस रही थी। बिनती ने चंदर को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर को आंचल से ढककर चुपचाप दाल पीसने लगी। कुछ बोली नहीं। चंदर ने प्रणाम किया और जाकर बुआ के पैर छू लिए। अरे चंदर है, आओ बेटवा, हम तो लुट गए। और बुआ वहीं देहरी पर सिर थामकर बैठ गई। क्या हुआ क्या बुआ जी? होता का भैया, जोन बदा रहा भाग में ओही भवा। और बुआ अपनी धोती से आंसू पोंछकर बोली, ई हमरी छाती पर मूंग दरे के लिए बदी रही तोन जमी है। भगवान कोनो को ऐसी कलंकिनी बिटिया न दे। 3 भावरी के बाद बारात उठ गई। भैया हमारा तो कुल डूब गया। और बुआ जी ने उच्च स्वर में रुदन शुरू किया। बिनती ने चुपचाप हाथ धोए और उठकर छत पर चली गई। चुप रहे हो, अब रोए रोए के काहे जीव हलकान करत हूँ। गुणवंती बिटिया भाई, हजारन आए के बिटिया के लिए गोडे गिरई हूँ। अपना एकांत होई के बैठो। महाराजिन ने पूड़ी उतारते हुए कहा। आखिर बात क्या हुई महाराजिन? चंदर ने पूछा। महाराजिन ने जो बताया उससे पता लगा कि लड़के वाले बहुत ही संकीर्ण मना और स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ कि लड़का उन्होंने ग्रेजुएट बताया था, वह था इंटर फेल। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए। अंत में मड़वे में लोगों ने देखा कि लड़के के बाएं हाथ की उंगलियां गायब है। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्होंने मंडवे से ही बिनती को उठवा लिया। फिर बहुत लड़ाई हुई, लाठी तक चलने की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा। 3 भावरों के बाद ब्याह टूट गया। अब बताओ भैया। सहसा बुआ आंसू पोंछकर गरज उठी। इन्हें का हुई गवा रहा, इन्हीं की मती मारी गई। गुस्से में आय के बिनती को उठवाए लिहिन। अब हम इतनी बड़ी बिटिया लेके कहाँ जाई। अब हमारी बिरादरी में कौन पूछिए का। इतना पढ़ा लिखा के इन्हें का सूझा। अरे लड़की वाले हमेशा दब के चले चाहिए। अरे तो क्या आंख बंद कर लेते? लंगड़े लूले लड़के से कैसे ब्याह कर देते बुआ? तुम भी गजब करती हो। चंदर बोला। भैया जे के भाग में लंगड़ा लूला बदा हो ओका ओही मिली। लड़कियन को निभा करी चाहिए कि सकल देखे चाहिए। अब इन ब्याह के बाद कोनो के हाथ गोड़ टूट जाए तो औरत अपने आदमी को छोड़ के गली गली की हांडी चाटे। हम रहे तो जब बिनती के 3 बरस की हुई गई तब उनकी सकल उजेले में देखा रहा।
जैसा भाग में रहा तैसा होता। चंदर ने विचित्र हृदयहीन तर्क को सुना और आश्चर्य से बुआ की ओर देखने लगा। बुआ जी बकती जा रही थी। अब कहते हैं बिनती को पढ़ाऊ भाई, ब्याह न कर भाई, रही सही इज्जत भी बेच रहे हैं, हमार तो किस्मत फूट गई। और फिर वे रोने लगी। पैदा होते काहे नहीं मर गई, कुलबोरनी कुलच्छनी अभागिन। सहसा बिनती छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग भरी थी। वह चीख कर बोली, बस करो मां जी, बहुत सुन लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे कोसने से अब तक नहीं मरी, मैं अब मरूंगी। अब मैं सुनूंगी नहीं, मैं साफ कह देती हूँ। तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो जाओ तीर्थ यात्रा में अपना परलोक सुधारो, भगवान का भजन करो, समझे कि नहीं। चंदर ने ताजुब से बिनती की ओर देखा। यह वही बिनती है जो माँ जी की जरा सी बात से लिपट कर रोया करती थी। बिनती का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन कांप रहा था। बुआ उछलकर खड़ी हो गई और दुगनी चीख कर बोली, अब बहुत जबान चले लगी है। कौन है तोर जे के बल पे ई चमक दिखावत है, हम काट के धर देवे तो को बताए दे थे। मुंह झोसी ऐसी न होती तो काहे ई दिन देखे पड़त। उन्हें तो खा गई, हमों को खाए ले। अपना मुंह पीट कर बुआ बोली, तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लूं। बिनती ने और तड़प कर जवाब दिया। चंदर स्तब्ध हो गया। यह बिनती पागल हो गई है, अपनी माँ को क्या कह रही है। छी बिनती, पागल हो गई हो क्या, चलो उधर, चंदर ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर, हम भी आदमी हैं, हमने जितना बर्दाश्त किया है हम ही जानते हैं, हम क्यों बर्दाश्त करें। और तुमसे क्या मतलब, तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। क्या है यह सब, तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या। बिनती, यह क्या हो रहा है, सहसा डॉक्टर साहब ने आकर कहा। बिनती दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रोकर बोली, मामा जी, मुझे दीदी के पास भेज दीजिए आप, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा बेटी अच्छा, जाओ चंदर, डॉक्टर साहब ने कहा। बिनती चली गई तो बुआ जी से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उस पर गुस्सा उतारने से क्या फायदा, हमारे सामने ये सब बातें करोगी तो ठीक नहीं होगा। अरे हम काहे बोल भाई, हम तो मर जाए तो अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई हो और इस तरह से झूम झूम कर रो रही थी। हम तो वृंदावन जाए के डूब मरी, अब तुम लोगन की शकल ना देखे भाई। हम मर जाए तो चाहे बिनती को पढ़ायो, चाहे नचायो गवायो, हम अपनी आंख से न देखे भाई। उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सा विषाद सारे घर पर छाया हुआ था। जाड़े की रात का गहन अंधेरा खामोश छाया हुआ था। महज एक अमंगल छाया की तरह कभी कभी बुआ जी का रुदन अंधेरे को झकझोर जाता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए। दूसरे दिन बिनती उठी और महाराजिन के आने के पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनाकर और टोस्ट भून कर वह डॉक्टर साहब के सामने रख आई। डॉक्टर साहब कल की बातों से बहुत ही व्यथित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था, इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया। बिनती चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात को भी कुछ नहीं खाया, तुमने भी कुछ नहीं खाया, चलो चाय पी लो। चंदर ने भी मना किया तो बिनती बोली, तुम पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी लें। चंदर चुपचाप गया। बिनती थोड़ी देर में गई तो देखा कि दोनों चाय पी रहे हैं। वह आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर, यह पासबुक लो, 500 निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली। बिनती को शाहजहांपुर भेजना ठीक नहीं है। वहां 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी। लेकिन मैं चाहता हूं अब आगे जब तक यह चाहे पढ़े, अगर कहो तो यहां छोड़ जाऊं, तुम पढ़ाते रहना। बिनती आ गई और तश्तरी में भुना मेवा रखकर उसमें नमक मिला रही थी। चंदर ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए बोला, वैसे आप यहां छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। दो एक रोज की बात दूसरी होती है, एकदम से साल भर के लिए आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा, कॉलेज के हॉस्टल में अगर रख दिया जाए, डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों के हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता, चंदर बोला। घर के वातावरण और वहां के वातावरण में बहुत अंतर होता है। हाँ, यह भी ठीक है। अच्छा, तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूं, अगले साल देखा जाएगा।
चंदर, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया। सुधा का विवाह कितनी अच्छे जगह किया था, मगर सुधा पीली पड़ गई है। कितना दुख हुआ देखकर। और बिनती के साथ यह हुआ। सचमुच यह जाति, विवाह, सभी परंपराएं बहुत ही बुरी है, बुरी तरह सड़ गई है। उन्हें तो काट फेंकना चाहिए। मेरा तो इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया। चंदर बहुत अचरज से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहां से कहां लाकर पटक दिया है। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग है। यह तो जब उनमें धंसो तब उनकी गंदगी मालूम होती है। चंदर, तुम कोई गैर जात का अच्छा सा लड़का ढूंढो। मैं बिनती की शादी दूसरी बिरादरी में कर दूंगा। बिनती, जो और चाय ला रही थी, फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी, आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी? अच्छा, जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपए दे दिए। लो, ये 500 पहले खर्चे के हैं और 2000 में से तुम्हें धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2-3 दिन के अंदर बुआ ने जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रही। उनके आंसू थमे नहीं। बिनती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी, तो उन्होंने चंदर से बिनती को बुलवाया। बिनती आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बेहद रोई। लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमरी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भाइयों अपना न होत, अपनी लड़की को ब्याह दियो। हमरी लड़की। फिर बिनती को चिपटाकर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिनती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाने स्टेशन तक गए। बिनती बहुत ही चुप सी हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप काम किया करती थी। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब होता था बिनती को देखकर। जब बिनती खुश थी, बोलती चालती थी, तो चंदर बिनती से चिढ़ गया था। लेकिन बिनती के जीवन का यह रूप देखकर पहले की सभी बातें भूल गया और उससे फिर बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बिनती ज्यादा बोलती ही नहीं। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौटकर आया और उसने रेडियो खोल दिया। बिनती एक तस्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रखकर जाने लगी। सुनो बिनती, क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूं बिनती। अगर तुमको भूल से कुछ कह दिया तो तुम उसका इतना बुरा मान गई कि 2-3 महीने बाद भी नहीं भूली। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर। बिनती एक फीकी हंसी हंसकर बोली, आखिर नारी का भी अपना एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से ही कुचलती रही। मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना। तुम भी ठोकरे लगाने से बाज नहीं आए। फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा किया, तो मुझे लगा कि मुझ में भी कुछ सत्व है। मैं सिर्फ इसलिए ही नहीं बनी कि दुनिया मुझे कुचलती ही रहे। अब मैं विरोध करना और विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान भी कोई चीज है। और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत भी तो नहीं है। कहकर बिनती धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तश्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहां चल दिया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब वह दूसरे पर दया करता है तो वह चाहता है कि याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार करे। अगर याचक दान लेने में कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपनी दान वृत्ति और दया भाव भूलकर निशंसता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों के बाद चंदर के मन में बिनती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जगी थी, बिनती को उदास मौन देखकर। लेकिन बिनती के इस स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसके मन का सोया हुआ सांप जगा दिया था। वह इस स्वाभिमान को तोड़कर ही रहेगा, उसने सोचा। पम्मी के यहां पहुंचा तो अभी धूप थी। जैनिक कहीं गई थी। बल्टी अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखते ही हंसकर अभिवादन किया और बोला,
पम्मी अंदर है। वह सीधा अंदर चला गया। पम्मी अपने शयन कक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थी, जिनसे लकड़ी की चौखटों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थी और सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ रही थी और पम्मी पर सातों रंग की छायाएं खेल रही थी। वह झुकी हुई सोफे पर अधलेटी कोई किताब पढ़ रही थी। चंदर ने पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर ली और बगल में बैठ गया। कपूर। अपनी सुकुमार उंगलियों से चंदर के हाथों को आंखों पर से हटाते हुए पम्मी बोली और पलकों में बेहद नशा भरकर सोन जूही की मुस्कान बिखेर कर चंदर को देखने लगी। चंदर ने देखा वह ब्राउनिंग की कविता पढ़ रही थी। वह पास बैठ गया। पम्मी ने उसे अपने वक्ष पर खींच लिया और उसके बालों से खेलने लगी। चंदर थोड़ी देर चुपचाप लेटा रहा, फिर पम्मी के गुलाबी होठों पर उंगलियां रखकर बोला, पम्मी, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर मैं जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूं। पम्मी, दुनिया वासना से इतना घबराती क्यों है? मैं ईमानदारी से कहता हूं कि अगर किसी को वासनाहीन प्यार करके, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों मासलता में भी उतनी ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि शरीर के विकार अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते हैं, तो लगता है आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी के मांसल बंधन में ही आकर बुझ पाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। चंदर के होठों को अपनी उंगलियों से दबाती हुई पम्मी बोली, चरम शांति के क्षणों को अनुभव किया करो, बोलते क्यों हो? चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेटा रहा। पम्मी की केसर श्वासें उसके माथे को रह रहकर चूम रही थी और चंदर के गालों को पम्मी के वक्ष में धड़कता हुआ संगीत गुदगुदा रहा था। चंदर का एक हाथ पम्मी के गले में पड़ी इमिटेशन हीरे की माला से खेलने लगा। सारस के पंखों से भी ज्यादा मुलायम और सुकुमार गर्दन से छूने पर उंगलियां लाजवंती की पत्तियों की तरह सकुचा जाती थी। माला खोल ली और उसे उतार कर अपने हाथ में ले लिया। पम्मी ने माला लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि गले के बटन टच से टूट गए। बर्फानी चांदनी उफन कर छलक पड़ी। चंदर को लगा उसके गालों के नीचे बिजलियों के फूल सिहर उठे हैं और एक मदमाता नशा टूटते हुए सितारों की तरह उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। वह कांप उठा, सचमुच कांप उठा। नशे में चूर वह उठकर बैठ गया और पम्मी को अपने गोद में डाल लिया। पम्मी अनंग के धनुष की प्रत्यंचा की तरह दोहरी होकर उसकी गोद में पड़ गई। तरुणाई का चांद टूटकर दो टुकड़े हो गया था और वासना के तूफान ने झीने बादल भी हटा दिए थे। जहरीली चांदनी ने नागिन बनकर चंदर को लपेट लिया। चंदर ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया। इतनी प्यास से लगा कि पम्मी का दीप शिखा सा तन चंदर के तन में समा जाएगा। पम्मी निश्चेष्ट आंखें बंद किए थी, लेकिन उसके गालों पर जाने क्या खिल उठा था। चंदर के गले में उसने मृणाल सी बाहें डाल दी थी। चंदर ने पम्मी के होठों को जैसे अपने होठों में समेट लेना चाहा। इतनी आग, नशा। सहसा बाहर बंदूक की आवाज हुई। चंदर चौंक उठा। उसने अपने बाहुपाश ढीले कर दिए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डाले बेहोश पड़ी थी। चंदर ने क्षण भर पम्मी के भरपूर रूप यौवन को आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने अपनी बाहें हटा ली और नशे में मखमूर सी चंदर की गोद में एक ओर लुढ़क गई। उसे अपने तन बदन का होश नहीं था। चंदर ने उसके वस्त्र ठीक किए और फिर झुककर उसकी नशे में चूर पलके चूम ली। बंदूक की दूसरी आवाज हुई। चंदर घबराकर उठा। यह क्या है पम्मी? होगा कुछ, जाओ मत। अलसाई हुई नशीली आवाज में पम्मी ने कहा और उसे फिर खींचकर बिठा लिया और फिर बाहों में उसे समेटकर उसका माथा चूम लिया। फिर तीसरी आवाज हुई। चंदर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर दौड़ गया। देखा बट्टी की बंदूक बरामदे में पड़ी है और वह पिंजरे के पास मरे हुए तोते का पंख पकड़कर उठाए हुए है। उसके घाव से बल्टी के पतलून पर खून चू रहा था। चंदर को देखते ही बल्टी हंस पड़ा। देखा, 3 गोली में इसे बिल्कुल मार डाला। वह तो कहो कि सिर्फ एक ही लगी, वरना। और पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के, मार क्यों डाला उसे? चंदर ने कहा।
तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? मैं प्यार करता था उसे, मैंने मार डाला। बर्टी बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रुमाल निकालकर फाड़ डाला, आधा रुमाल उसके नीचे बिछा दिया और आधे से उसका खून पहुंचने लगा। फिर चंदर के पास आया, चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम दोस्त हो ना, जरा रुमाल तो दो। और चंदर का रुमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत से उसकी ओर देखता रहा, फिर झुककर उसे चूम लिया, उस पर रुमाल उड़ा दिया और बड़े मातम की मुद्रा में उसी के पास सिर झुकाकर बैठ गया। बर्टी, बर्टी, पागल हो गए हो क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, यह क्या नाटक हो रहा है? बर्टी ने आंखें खोली और चंदर को भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया और बोला, देखो चंदर, एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और जेनी दोनों को दिखाकर कहा था कि जेनी से मैं नफरत करता हूं, उससे शादी कर लूंगा, और तोते से मैं प्यार करता हूं, इसे मैं मार डालूंगा। कहा था कि नहीं? कहो हाँ। हाँ, कहा था, चंदर बोला। लेकिन क्यों कहा था? हाँ, अब पूछा तुमने। तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला, तो मैं कहूंगा कि इसे अब मर जाना चाहिए था, इसलिए इसे मार डाला। तुम पूछोगे इसे क्यों मर जाना चाहिए, तो मैं कहूंगा जब कोई जीवन की पूर्णता पर पहुंच जाता है तो उसे मर ही जाना चाहिए। अगर वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका हो और नहीं मरता हो तो यह उसका अन्याय है। वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था, फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था, लेकिन यह अन्याय नहीं सह सकता था, अतः मैंने इसे मार डाला। अच्छा, तो तुम्हारे तोते की भी जिंदगी का कोई लक्ष्य था? हर एक की जिंदगी का लक्ष्य होता है, और वह लक्ष्य होता है सत्य को, चरम सत्य को जान लेना। वह सत्य जान लेने के बाद भी अगर आदमी जिंदा रहता है तो यह उसकी असीम बेहयाई है। मैंने इसे वह सत्य सिखा दिया था, फिर भी यह नहीं मरा तो मैंने मार डाला। फिर तुम पूछोगे कि वह चरम सत्य है क्या? वह सत्य है कि मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है और आदमी की हत्या गला घोट देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो। ओह, अब तुम पूरी तरह पागल हो जाओगे, चंदर ने कहा और फिर वह पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोश लेटी थी। उसने जाते ही फिर बाहें फैलाकर चंदर को समेट लिया और चंदर उसके वक्ष की रेशमी गरमाई में डूब गया। जब वह लौटा तो बर्टी हाथ में खुरपा लिए एक गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, यहाँ मैंने उसे गाड़ दिया, यह उसकी समाधि है, और देखो आते जाते यहाँ सिर झुका देना। वह बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है, समझ लो वह सेंट पैरट हो गया। अच्छा अच्छा, चंदर सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ा। सुनो रुको कपूर, फिर बर्टी ने पुकारा और पास आकर चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मानते हो कि नहीं, पहले मैं एक असाधारण आदमी था। तुम अब भी हो, चंदर हंसते हुए बोला। नहीं, अब मैं असाधारण नहीं हूं कपूर। देखो तुम्हें आज रहस्य बताऊं, वही आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उसका निषेध करता चलता है। जब वह किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब तो वह पराजित हो जाता है। मैं तो कहूंगा असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब बर्टी? तुम तो दर्शन की भाषा में बोल रहे हो। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं भाई, चंदर ने कौतूहल से कहा। देखो, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, जेनी को स्वीकार कर लिया, चाहे यह जीवन का सत्य ही क्यों न हो, पर महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी वह होता है जो अपना निषेध कर दे, लेकिन मैं अब साधारण आदमी हूँ, सस्ते किस्म का अदना व्यक्ति। मुझे कितना दुख है आज, मेरा तोता भी मर गया और मेरी असाधारणता भी। और बर्टी फिर तोते की कब्र के पास सिर झुकाकर बैठ गया। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको यह कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइए और लिख भेजिए उन किताबों और कहानियों के भी नाम जो आप हमसे यहाँ सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगले भाग में।